एक दो तीन चार पाँच छ सात पैसा है तो बड़ी 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 खैर। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू मोशन 678। सो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 7 स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, दैट इज फ्रॉम बार्टर टू मनी। तो भैया ये चैप्टर होने वाला है ऑल अबाउट मनी, ऑल अबाउट रुपया, ऑल अबाउट पैसा। तो दिस चैप्टर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा पार्टी इसमें आपके गौतम भैया आपको समझाएंगे कि कैसे मनी का इवोल्यूशन हमें होता हुआ देखने को मिला, किस तरीके से चीजें हमें होती हुई देखने को मिली, कैसे हमारी इकोनॉमी में मनी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। मुझे लगता है कि आप लोगों को आज की स्टार्टिंग में मजा आया होगा, इतना सारा पैसा देख के। भैया अब ये मत कहना कि सर क्या 400-500 रुपए फ्लेक्स कर रहे हो। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए गाइस, जब हम बात करते हैं मनी के इन्वेंशन की, तो मनी के इन्वेंशन से पहले हम लोग देखते हैं कि बार्टर सिस्टम चला करता था चीजों को लेकर के। यानी कि जो भी गुड्स सर्विसेज अवेलेबल होते थे उसको एक्सचेंज किया जाता था। क्या किया जाता था? एक्सचेंज करा जाता था। तो जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ एक्सचेंज करते थे उस सिस्टम को कहते थे बार्टर सिस्टम। आगे चल करके हम देखते हैं कि ये जो बार्टर सिस्टम है ये हर किसी चीज के लिए इस्तेमाल करा जाता था, चाहे क्रॉप्स हो, चाहे बीड्स हो, या फिर आगे चल करके नमक हो, कपड़ा हो, कैटल हो, या कॉडी शेल्स हो, सी शेल्स जो होते हैं, कॉडीज जिन्हें बोलते हैं, वो हो। तो हम देखते हैं कि ये बार्टर सिस्टम जो है शुरुआती दिनों में जो ट्रेड हुआ करता था, जो व्यापार हुआ करता था, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था। और इस बार्टर सिस्टम की जब मैं बात करता हूं बच्चा, तो ये सिस्टम जो है काफी ज्यादा इनएफिशिएंट था, काफी ज्यादा बेकार था। इस बार्टर सिस्टम की बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियां थी, जो अभी मैं आपको आगे चल करके समझाऊंगा भी। तो विद द टाइम बच्चा हम क्या देखते हैं कि मनी का इवोल्यूशन हमें होता हुआ देखने को मिला, और धीरे धीरे करके कोई भी चीज हमें खरीदनी हो या बेचनी हो, कोई भी सर्विसेज हमें लेनी हो या देनी हो, उसके एक्सचेंज में हम किस चीज का इस्तेमाल करने लगे? मनी का इस्तेमाल करने लगे। और जैसे जैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ हम देखते हैं कि व्यापार, ट्रेड जो है बच्चा, वो काफी ज्यादा क्या हो गया? आसान हो गया। ट्रेड बिकेम मच मोर इजियर कंपैरेटिवली। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि आज के समय पर हमारे यहां पर कॉइन्स भी हैं, नोट्स भी हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजिटल मेथड्स का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आप सब लोग देखते हो कि जब भी हम मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, इनफैक्ट आप लोग भी जब जाते होंगे, तो क्या होता है? या तो हम दुकानदार को जब पेमेंट करनी होती है कॉइन्स के थ्रू करते हैं, या करेंसी पेपर नोट्स हमारे पास होते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को शुरुआत में दिखाए, या आज के समय पर क्या चल रहा है? डिजिटल पेमेंट चल रहा है, यूपीआई के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों ने क्या करा है? एक तरीके से व्यापार को, ट्रेड को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन मैनार्ड कीन्स। तो जॉन मैनार्ड कीन्स भाई साहब कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू मनी, तो मनी कनेक्ट्स द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। मनी क्या करता था? प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ कनेक्ट करता था। कैसे? अब देखो, जो मनी आप लोगों के पास है, आप उसको आज तो इस्तेमाल कर रहे हो, बट उसको सेव करके भी चल रहे हो फॉर योर फ्यूचर। तो हम देखते हैं ना, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? हमारे पेरेंट्स अगर हमारे बैंक अकाउंट में उनके कुछ पैसा पड़ा है, तो वो क्या करेंगे? कुछ पैसा विड्रॉ करके लाएंगे, मम्मी को दे देंगे पापा जी, या पापा जी मम्मी को, मम्मी पापा जी को दे देंगे कि लो भैया जाकर के खर्चा करो अपना, मार्केट से जाकर के सामान लेकर के आओ, जो भी लाना है, बच्चों की फीस देनी है ना। और कुछ पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, सेव करके रखेंगे उसे कि यार आने वाले फ्यूचर में कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सेव करके चलेंगे। आपको भी सिखाया जाता होगा कि एक पिगी बैंक अपना तैयार करके रखो, है ना। आप लोगों के पास गुल्लक होनी चाहिए, जिस गुल्लक के अंदर आप लोग पैसे अपना डालो। तो कमेंट्स के अंदर मुझे बताना कि कौन कौन बच्चा गुल्लक यूज करता है, मेंटेन करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो यू विल फील अमेज, आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गुल्लक्स बनाई, कई तोड़ी भी। जब भी मुझे साइकिल खरीदनी होती थी या कुछ भी अच्छा लेना होता था, एक बार की बात है, आजकल जैसे PS5 चलता है ना, PlayStation 5 आजकल काफी चल रहा है, बट हमारे टाइम पर क्या था, जब मैं स्कूल डेज की बात करूं तो PS3 या PS2 उस टाइम पर चलता था। तो मैंने PlayStation 2 लिया था,
और वो जब PlayStation 2 मैंने लिया था तो मैंने अपनी गुल्लक के पैसों को तोड़ करके लिया था, तो उसका अलग मजा होता है कि यार इतने टाइम से हमें पैसे मिल रहे हैं, कभी मौसी ने पैसे दे दिए, कभी बुआ ने पैसे दे दिए, कभी मामा जी ने पैसे दे दिए, और सबके पैसे जो हमें मिले, कभी पापा मम्मी से ले लिए, वो हम क्या कर रहे हैं, सीधा अपना गुल्लक के अंदर डाल रहे हैं। विद द टाइम हम जब उसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ हमें बड़ा खरीदना होगा, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट्स में बताना क्या तुम लोग भी ऐसा करते हो। तो हम देखते हैं कि जो मनी है बच्चा, वो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर का भी हमारा क्या है, ध्यान लेकर के चलता है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमें मनी की जरूरत आन पड़ी? व्हाट वाज द नीड फॉर द मनी? तो देखिए क्या है कि जो बार्टर सिस्टम था उसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति के पास क्या है, एक ऑक्स है। अब ये चाहता है कि ऑक्स के बदले में इसको कपड़े मिल जाए, दूध मिल जाए, शूज मिल जाए। अब वो कैसे एक ऑक्स के बदले में सारी चीज इसको मिल सकती है? वो पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो यहां पर हम क्या देखते हैं बच्चा कि जब भी एक्सचेंज की बात आती थी, गुड्स को, सर्विसेज को एक्सचेंज करने की बात आती थी चीजों से, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था। अब मान करके चलो कि इन भाई साहब को क्या है, पहले कपड़े लेने हैं, और ये इतना बड़ा अपना बैल ऑक्स लेकर के पहुंच गए कि भैया हमें इसके बदले कपड़े दे दो। तो दुकानदार कहेगा भैया एक जोड़ी, दो जोड़ी कपड़े के लिए ई पूरा का पूरा ऑक्स रख ले क्या? अब इसको, अगर इसके पास यही पैसे होते, फॉर एग्जाम्पल इसके पास 1000 रुपए का, 2000 रुपए का नोट भी होता, 1000 रुपए का नोट भी होता, ये कहता कि कीप 1000 रुपीज, पैसे काट करके चेंज मुझे वापस कर दो, है ना। बट यहां पर ऑक्स को थोड़ी ना काटेगा। फिर अभी से क्या है, आगे चल करके शूज भी खरीदने, आगे चल करके से और सामान भी खरीदने, तो कैसे करेगा? तो बार्टर सिस्टम के अंदर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते थे, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन इट कम्स टू अ बार्टर सिस्टम। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे उस चीज की रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल जो फार्मर था, वो फार्मर क्या करा, फार्मर जो है अपना ऑक्स लेकर के निकला, ठीक है, कि मैं इस ऑक्स की एक्सचेंज में, इस ऑक्स के बदले में बाकी चीजें ले लूंगा, शूज ले लूंगा, कपड़े ले लूंगा, मेडिसिन ले लूंगा। बट अब उसको यह भी तो होना चाहिए ना कि उसको ऐसा व्यक्ति मिले जो ये सारी आइटम्स दे सके, और उसको बदले में ऑक्स चाहिए, और ये चीज जो है बहुत ज्यादा रेयर हो जाती है। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। जब हम यहां पर बार्टर सिस्टम की बात करते हैं बच्चा, है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द बार्टर सिस्टम हियर, तो एक बहुत ध्यान से समझना कि मान करके चलिए कि यहां पर एक है मिस्टर ए और दूसरे हैं मिस्टर बी, ठीक है, दो लोग हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब जब मैं मिस्टर ए की बात कर रहा हूं बच्चा, तो मिस्टर ए के पास क्या है, राइस है। मिस्टर ए इज हैविंग राइस, ठीक है, राइस इनके पास है। व्हाट ही नीड्स, इनको चाहिए क्या? तो इनको जिस चीज की जरूरत है, वो जरूरत किस चीज की है, इनको जरूरत है व्हीट की। ये चाहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं राइस के बदले में अपना गेहूं मुझे मिल जाए। अब वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बी आ गए। अब मिस्टर बी के पास क्या है बच्चा, व्हीट है। मिस्टर बी के पास व्हीट है, बट व्हाट ही नीड्स, इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए यहां पर ही नीड्स, इनको चाहिए कि मुझे पल्सेस मिल जाए, दालें मिल जाए। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या मिस्टर ए और बी यहां पर एक्सचेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है। दोनों पार्टीज जो हैं एक दूसरे को सामान को एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं है। अब कहानी के अंदर एंट्री होती है मिस्टर सी की। अब मिस्टर सी क्या चाहते हैं, मिस्टर सी चाहते हैं कि यार मुझे बदले में क्या मिल जाए, व्हीट मिल जाए। या इनके पास क्या है पहले ये देखते हैं, इनके पास पल्सेस हैं, दालें हैं, ठीक है, और ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मुझे बदले में इसके व्हीट मिल जाए। तो यहां पर अगर हम देखें तो मिस्टर सी और मिस्टर बी एक्सचेंज आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो इनको चाहिए वो इनके पास है, और जो इनको एक्सचेंज में देना है वो उनके पास है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि मिस्टर सी को चाहिए क्या, व्हीट चाहिए, और देना क्या है, पल्सेस देनी है। सिमिलरली मिस्टर बी को क्या चाहिए, मिस्टर बी को पल्सेस चाहिए और व्हीट देना है। तो यहां पर बी और सी एक्सचेंज कर पाएंगे, बिकॉज यहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, यानी कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे का सामान एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं। बट ए या सी के केस में, ए या बी के केस में यह प्रोबेबिलिटी नहीं है, यह पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है बच्चा, वो बार्टर सिस्टम की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। बिना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के बार्टर सिस्टम हो ही नहीं सकता। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कैसी सिचुएशन है, जहां पर
दोनों व्यक्ति एक दूसरे का सामान एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, रेडी हो, रिक्वायर्ड हो। और यह सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्या है, रेयर है। तो यहां पर एक किसान के पास ऑक्स तो है, बट वो ऑक्स किसको चाहिए वो समझना बहुत रेयर है। क्या जिसके पास शूज, स्वेटर, मेडिसिन सारी चीजें हैं वो ऑक्स खरीदने के लिए तैयार है तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर के डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। ये क्या है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है बार्टर सिस्टम के लिए, और ये बहुत ज्यादा रेयर है, ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर इसके बाद आता है कॉमन स्टैंडर्ड मेजर वैल्यू। अब देखिए क्या है कि अगर हम यहां पर बात करें मार्केट की, तो हमने कहा कि भैया हमें एक स्वेटर चाहिए, तो आज बहुत आसान है, हम कहेंगे भैया 500 रुपए का है, लेना है लो, नहीं तो जाओ। अब यहां पर ये ऑक्स की वैल्यू कैसे लगाएगा, ऑक्स की वैल्यू कैसे पता लगेगी इनको, क्या कहेगा कि मेरा यार जो ऑक्स है वो तो शूज, मेडिसिन इस सबसे ज्यादा महंगा है, क्या मेरे ऑक्स के बदले में मुझे सिर्फ 2 जोड़ी जूता ही मिलेगा। तो यहां पर वैल्यू लगाना, कॉमन स्टैंडर्ड वैल्यू लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप उसकी वैल्यू किस तरीके से लगाओगे। आज तो बहुत आसान है, तुम जाओ जाकर के कोई भी चीज खरीदो, मनी से क्या हो रहा है, हम पैसे में उसको तोल सकते हैं कि भैया 500 रुपए का स्वेटर है, 1000 रुपए के शूज है और 300 रुपए की दवाई है, खरीदना है खरीद, नहीं खरीदना ना खरीद। बट यहां कैसे हो पाएगा, ऑक्स के साथ उसका कंपैरिजन कैसे हो पाएगा, तो यह भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। देन प्रॉब्लम आती है डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि अब फार्मर के पास एक ऑक्स है, अब उस ऑक्स के बदले में उसको क्या चाहिए, स्वेटर भी चाहिए, शूज भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, तो वो एक्सचेंज कैसे करेगा, काटेगा थोड़ी ना ऑक्स को कि भैया लो तुम इसके सींग रख लो, तुम इसकी पूंछ रख लो, ऐसे तो नहीं करेगा ना। तो ये डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि ऑक्स को जो है हम छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट नहीं कर सकते। वहीं अगर इसके पास 500 रुपए का नोट होता, फॉर से 500 रुपए इसके पास होते किसान के पास, अब इस किसान को क्या चाहिए था, दवाई चाहिए थी, शूज चाहिए थे, तो ये क्या कर सकता था, ये 500 रुपए का नोट देता, कहता कि लो 100 रुपए की दवाई मुझे दो और 400 रुपए का जूता मुझे दो, आराम से खरीद सकता था। तो डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम भी हमें कहां देखने को मिलती है, बार्टर सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। फिर एक और प्रॉब्लम जो आ जाती है, दैट प्रॉब्लम इज ऑफ पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि भैया जब हम ऑक्स की बात करते हैं, है ना, तो ऑक्स को आप कहां कहां उठा करके घूमोगे एक्सचेंज के लिए, कहां कहां लेकर के जाओगे ऑक्स को, या और कोई सामान तुम्हारे पास है, अगर गेहूं से हमें राइस को एक्सचेंज करना है या कुछ भी है, उसे कैसे कैरी करोगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। कि भैया किसान चल रहा है सिर पर बोरी रख करके कि अरे भैया किसी को एक्सचेंज करना है तो कर लो, दैट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। बट वहीं अगर मनी है, पैसा है, तो अपना सीधा लिया, जेब में डाला और अपना कपड़ा लपेट के चल दिए भैया कि चलो 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है, आईफोन खरीद के लाते हैं। पूछा कहां से आया 1 लाख रुपया, कहे पड़ोसी की किडनी चुरा लिए। तो खैर जब बात आ जाती है पोर्टेबिलिटी की, तो वो भी यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इसके बाद फिर हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। बच्चा ड्यूरेबिलिटी भी यहां पर बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मान करके चलो कि किसान है, इस बेचारे के पास ऑक्स है, ठीक है, अब इसे ऑक्स के बदले में काफी सारी चीजें चाहिए, तो ये ऑक्स को कैसे संभाल करके रखेगा, इसको रिक्वायरमेंट आज है, वो ऑक्स पता नहीं कब एक्सचेंज हो ना हो। फॉर एग्जाम्पल अब एक किसान है जिसे वीट को एक्सचेंज करना है किसी और चीज से, उसके पास गेहूं है, तो वो गेहूं की बोरियां कब तक संभाल करके रखेगा, गेहूं सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, चूहे खा जाएंगे, गंदा हो जाएगा। तो ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। बट वहीं अगर हम पैसे की बात करें तो आप देखते हो नेता लोग क्या करते हैं, हजारों करोड़ रुपया भैया छुपा करके रखते हैं मस्त, कि अरे 10-15 साल बाद भी निकालेंगे तो वैसे का वैसा रहेगा पैसा। तो कुल मिलाकर के मनी जो है आप उसको क्या है, लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू द आइटम्स, जब हम चीजों की बात करते हैं तो इनको स्टोर करना भी पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं बार्टर सिस्टम की, ये बार्टर सिस्टम के अंदर व्यापार को, ट्रेडिंग को जो है बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल कर देते हैं। तो एक बेटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट की, और उसी बेटर सिस्टम के लिए हम क्या देखते हैं कि हमें यहां पर मनी का इवोल्यूशन होता हुआ देखने को मिला। किसका इवोल्यूशन होता हुआ देखने को मिला, मनी का इवोल्यूशन हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिला। और मैंने तुम्हें बताया साथ साथ कि मनी कैसे इन सब प्रॉब्लम्स को जो है यहां पर सॉल्व करता है, कैसे मनी जो है हर जगह एक्सेप्टेड है, कैसे मनी जो है ड्यूरेबल है, किस तरीके से मनी जो है इजीली डिविजिबल और पोर्टेबल भी है। तो कुल मिलाकर के बार्टर सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को मनी यहां पर जो है सॉल्व करता है। अच्छा, आज भी कई जगहों पर हमें बार्टर सिस्टम होता हुआ देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बार्टर सिस्टम आज पूरी तरीके से बंद हो गया, नो।
आज भी कई जगहों पर हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम असम की बात करें तो असम के अंदर ना एक मेला लगता है जिसको बोला जाता है जून बिल मेला। इस जून बिल मेले की जब मैं बात करता हूं तो जून का मतलब होता है यहां पर मून असमीज के अंदर, और बील का मतलब होता है वेटलैंड। तो क्या होता है कि असम के जो हिली एरियाज है वहां से लोग नीचे प्लेन्स की तरफ आते हैं, आकर के मेले में बैठते हैं, और जो उनके पास आइटम्स होते हैं जैसे कि रूट्स हो गई, कुछ वेजिटेबल्स हो गई, हैंडमेड आइटम्स हो गई, उनको आकर के एक्सचेंज करते हैं। यानी कि जो चीजें असम के हिली एरियाज के अंदर मिलती हैं, जो प्लेन्स के अंदर मैदानों के इलाकों में नहीं मिलती, वो लोग क्या करते हैं वहां से अपना पहाड़ों से उन चीजों को लेकर के आते हैं, हिली एरिया से लेकर के आते हैं, और इस मेले के दौरान शहरों में रहने वाले लोगों से या प्लेन एरियाज के अंदर रहने वाले लोगों से एक्सचेंज करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो जूनबिल मेला है बच्चा, ये आज से लगभग 500-600 सालों से चलता आ रहा है। इसको ट्रेडिशनली टिवा, कार्बी, खासी, जयंतिया, जो असम की और मेघालय की मेन ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उन ट्राइबल कम्युनिटीज ने जो है यहां पर क्या करा था, इस मेले को शुरू करा था। शुरुआती दिनों में ये जो मेला है ये पॉलिटिकल इश्यूज और जो अपना हिली एरियाज के और मैदान के इलाकों के लोग होते थे उनके बीच में कनेक्शन बना रहे, फ्रेंडली रिलेशंस बना रहे, उसके लिए इस्तेमाल करा जाता था। और वो आइटम्स एक्सचेंज करी जाती थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो प्लेन्स में नहीं मिलती हिली एरियाज में मिलती हैं, और जो आइटम्स हिली एरियाज में नहीं मिलती प्लेन्स में मिलती हैं। तो प्लेन्स में जो राइस केक्स वगैरह या अदर आइटम्स मिलती थी, उसको हिली एरियाज के अंदर जो अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स मिलते थे, रूट्स मिलते थे, उनके साथ एक्सचेंज करा जाता था। तो एक कल्चरल यहां पर मिक्सेशन होता था कि यहां पर लोग जो है आसानी से एक दूसरे से आइटम्स एक्सचेंज वगैरह करके काम चला सकते थे। इसके अलावा आज भी हम क्या देखते हैं कि यह मेला असम के अंदर लगता है, लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा शहरों में क्या होता है, जो आपने आस पड़ोस में भी अपने आसपास देखा होगा कि बुक एक्सचेंज वगैरह करे जाते हैं, है ना। काफी सारे क्या हैं, क्लब्स बने होते हैं जहां पर लोग जाते हैं, रीडिंग क्लब्स होते हैं, फन क्लब्स जिनको बोला जाता है। इन फन क्लब्स के अंदर जाकर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जाकर के किताबें पढ़ते हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ अ लाइब्रेरीज एज वेल। अपनी किताबें एक्सचेंज करते हैं कि भैया मैंने ये किताब पढ़ ली, अब तुम अपनी वाली मुझे दे दो, लाइक दैट। और एक जो बहुत कॉमन बार्टर सिस्टम का एग्जांपल हमें आज भी हमारे आसपास देखने को मिलता है, दैट इज ट्रेडिंग ओल्ड क्लोथ्स फॉर द न्यू यूटेंसिल्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जी इस तरीके से एक आंटी आती हैं। आप क्या आती हैं तो बताना मुझे कमेंट्स के अंदर। आंटी आती हैं भैया कि कपड़े के बदले बर्तन ले लो, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आवाज लगाती हैं गली के अंदर वो कि भैया कपड़े के बदले में हमें बर्तन दे दो। तो मम्मी क्या करती हैं, हमारी मम्मियां या हमारी दादी लोग जो होते हैं घरों में, ताईजी वगैरह जो होते हैं बड़े लोग, वो क्या करते हैं, हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं, आपकी जीन्स हो गई, पैंट्स हो गए, आपके टी शर्ट्स हो गए, और जो बाकी घर के पुराने कपड़े होते हैं वो इन्हें दे देती हैं। और ये बदले में क्या दे देती हैं, ये बदले में यहाँ पर चाहे कोई भिगोना दे देती हैं, फ्राई पैन दे देती हैं, बर्तन दे देती हैं। तो ये आज भी कई शहरों में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने ऐसा होता हुआ अपने घर में भी देखा है तो प्लीज सब बच्चे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो बार्टर सिस्टम आज भी कुछ कुछ जगहों पर हमें बहुत ही सिंबॉलिकली नाम के लिए होता हुआ देखने को मिलता है। हालांकि पूरी तरीके से आज हम बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि आज हम जो है मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ है, व्यापार, ट्रेडिंग जो है बहुत ज्यादा ईजियर हो गई है कंपेयर टू द बार्टर सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी की। अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चा पार्टी, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे मनी की जरूरत महसूस हुई, बार्टर सिस्टम जो चला करता था पहले उसमें क्या कमियां थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, और अब हम यहां पर बात करेंगे बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी की। तो देखिए क्या है कि जब मैं मनी की बात करता हूं तो मनी का इन्वेंट करने के पीछे का मेन मकसद क्या था कि ट्रेडिंग, व्यापार जो है वो आसान हो जाए। और बार्टर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम में जो भी कमियां थी, बार्टर सिस्टम जितना भी कॉम्प्लेक्स था, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर मनी का यूज या इवोल्यूशन होता हुआ देखने को मिला। तो हम देखते हैं कि आज चाहे आपको कोई ट्रेड करना हो, है ना, आज आप लोगों को चाहे व्यापार करना हो, सैलरी देनी हो, अपनी स्कूल के अंदर फीस देनी हो, ट्यूशन वाली दीदी को फीस देनी हो, या कुछ भी सामान खरीदना हो, वो आज आप पैसे से, मनी से कर सकते हो। अब खुद सोचो कि मान लो तुम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो या स्कूल पढ़ने जाते हो, स्कूल में फॉर एग्जांपल तुम्हारी फीस है 3000 रुपीज। अब क्या है कि आसानी से आप 3000 रुपीज मनी में पे कर सकते हो, चाहे कैश के थ्रू पे करो या आपके फादर चेक के थ्रू पेमेंट करें या बैंक ट्रांसफर कर दें, यूपीआई कर दें, कैसे भी पे कर सकते हो। बट सोचो अगर बार्टर सिस्टम चलता तो तुम क्या कर रहे होते,
तुम 2 बोरी गेहूं की लेकर के जा रहे होते कि अरे प्रिंसिपल सर, पापा ने ये 2 बोरी गेहूं भिजवाई हैं इस महीने की फीस। या तुम्हारा मान लो एप्पल का काम, तुम्हारे पास एप्पल्स होते, तुम कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब, मैडम जी, ये हमारे पिताजी ने जो है, हमारी मम्मी जी जो है 10 किलो सेब भिजवाए हैं। तो कैसा महसूस होता है ना। तो मनी ने क्या करा है बच्चा, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। हम देखते हैं कि चाहे हमें कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी बेचना हो, कुछ भी काम करना हो, उसके लिए मनी का इस्तेमाल हम आसानी से आज के समय में कर सकते हैं। और जब हम मनी की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है मनी का, दैट मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि आपको कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेचना है, कोई भी सर्विसेज आपको लेनी है, तो हर जगह मनी एक्सेप्ट करा जाता है, अनलाइक द बार्टर। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना जरूरी था, दोनों पार्टीज का एग्री होना जरूरी था सामान को एक्सचेंज करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैंने तुम्हें समझाया भी। बट मनी में ऐसा नहीं है, मनी हर किसी को एक्सेप्टेड है। और इस पे कहते भी है ना, देयर इज अ सॉन्ग एज वेल, या एक मूवी का डायलॉग भी है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हालांकि गलत बात है, बट है, रियलिटी है। तो कुल मिलाकर के हम क्या देखते हैं, दैट मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू। आप मनी को क्या कर सकते हो बच्चा, स्टोर करके भी रख सकते हो, सेव करके भी रख सकते हो, जिसका इस्तेमाल आप बाद में भी कर सको। बट अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या आपके पास चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर के पास व्हीट है, राइस है, तो उसे ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकता, सड़ जाएगा वो तो। बट मनी के साथ क्या है, मनी को आप क्या है, आसानी से कभी भी स्टोर करके रख सकते हो। फ्यूचर में आपको कुछ भी खरीदना हो, बेचना हो, मनी का इस्तेमाल उसके लिए करा जा सकता है। देन इसके बाद आ जाता है कॉमन डिनोमिनेशन। तो जब हम मनी की बात करते हैं बच्चा, तो मनी में हम आसानी से चीजों की वैल्यू कर सकते हैं, प्राइस लगा सकते हैं। तो आप कुछ भी खरीदने जाओ आज मार्केट में, हर चीज का एक एमआरपी है, उस एमआरपी पर आप सामान खरीदोगे। डिस्काउंट मिल रहा है तो और बढ़िया। तो कोई भी आइटम आज की डेट में आप मार्केट में खरीदने जाओ, हर किसी के ऊपर एक प्राइस टैग लगा होता है कि भैया ये 100 रुपए की है, ये 200 रुपए की है, या वॉट एवर द अमाउंट इज। तो हम किसी भी चीज की वैल्यू आराम से कर सकते हैं। हमें कुछ भी खरीदना हो, चाहे किताबें खरीदनी हो, चाहे शूज खरीदने हो, एनीथिंग, हर किसी का अपना एक प्राइस टैग है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या, कि मान करके चलिए कि आप 100 रुपए की चीज खरीदने मार्केट में गए, बट आपके पास 50 रुपए ही हैं। तो आप कह देते हैं ना, कई बार जैसे हम पड़ोस में अपने दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो अंकल जी बैठे हैं, अंकल जी को हमने कहा कि हमें जरा आप जो है 20 रुपीज वाला लेज का पैकेट दे दो, चिप्स का पैकेट दे दो। बट आप गए थे घर से 10 रुपया लेकर के, तो आप कहते हो ना कि 10 रुपए अंकल मैं कल आकर के दे जाऊंगा, या अभी थोड़ी देर में आकर के दे जाऊंगा। तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, कि जिस पेमेंट को हम बाद में कर सकते हैं। तो मनी का इस्तेमाल उन चीजों के लिए भी करा जाता है। मनी कैन बी यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एज वेल, है ना। तो हम दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को कह सकते हैं कि भैया बाद में दे देंगे पैसा, अभी नहीं है हमारे पास। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो व्हेन इट कम्स टू मनी बचा, तो मनी के ये सब फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, कॉमन डिनोमिनेशन है मनी का, और उसको डेफर्ड पेमेंट्स के लिए, फ्यूचर पेमेंट्स के लिए बाद में दे देंगे भैया, ऐसा कही करके भी मनी को हम यहां पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, ये सारी चीजें हो गई मनी के फंक्शन से रिलेटेड। अब देखो क्या है कि मनी का इवोल्यूशन हुआ कैसे। हम देखते हैं कि आज के, पहले के जमाने में सोने के सिक्के चला करते थे, चांदी के सिक्के चला करते थे, कॉपर के कॉइन्स आए, बट आज क्या है, पेपर करेंसी है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये मेरे पास अगर नोट है, ये क्या है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अब इस कागज के टुकड़े की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए। अगर मैं इसे फाड़ दूंगा तो क्या है, कुछ भी नहीं, कागज है भाई ये, बट ये है क्या, 200 रुपए। क्यों, क्योंकि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कह रही है, भारत सरकार इसे बोल रही है कि भैया ये 200 रुपए का नोट है। अगर भारत सरकार नहीं कहेगी तो कौन पूछेगा इसे, कोई नहीं पूछेगा। अगर आप लोगों को याद हो, आज से कुछ टाइम पहले मोदी जी ने नोटबंदी करी थी, तो पुराने जो 500 और 1000 के नोट होते थे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही थी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया था हम इन नोटों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या अभी रिसेंटली 2000 का नोट आता था, गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया। अब क्या हुआ, मेरी मम्मी के अपना नहीं कौन से बैग में से अपना 4-5 2000 के नोट निकल आए। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 10 दिन पहले की बात है, मैं मम्मी से बात कर रहा था तो कहने लगी कि अरे बेटा वो 2000 के नोट बंद हो गए क्या। मैंने कहा हाँ जी, मोदी जी ने तो कब के बंद कर दिए। तो कहने लगी कि वो मैं अपना ना पुराना पर्स खोल रही थी, ढूंढ रही थी, उसमें से 4 नोट निकल आया। मैंने कहा मम्मी ये तो 8000 रुपए का नुकसान हो गया।
फिर मैं बैंक में गया तो बैंक ने कहा नहीं जी, हम तो इसको अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या है कि ये कागज के नोट एक्सेप्ट क्यों करे जा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करना बंद कर दे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी तरीके से मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ लोगों की जरूरतों के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से मनी बदला, उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या है कि पहले, बहुत समय पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम के बाद क्या हुआ, सीशेल्स, कॉडीज वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू हो गया। देन उसके बाद मेटल क्वाइंस आए, जिसमें आयरन के क्वाइंस, सिल्वर के क्वाइन, गोल्ड के क्वाइन, कॉपर के क्वाइंस हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, पेपर मनी आ गई, कागज के नोटों का इस्तेमाल करा जाने लगा। और सबसे पहले शुरुआत कहां हुई थी पेपर मनी की, चाइना के अंदर। देन उसके बाद क्या हुआ कि डिजिटल पेमेंट्स आ गए, डिजिटल मनी आ गई। फिर लोगों ने कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करना शुरू कर दिया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गए। अब क्या है, 2016 से हम देखते हैं यूपीआई, है ना, यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे और पता नहीं क्या क्या। तो इस तरीके से चेंजेस जो आए हैं, इनको समझना थोड़ा सा जरूरी है कि ये चेंजेस कैसे आए। तो देखिए, जब हम यहां पर बात करते हैं तो बहुत समय पहले कॉडी शेल्स, यानी कि जो सी शेल्स हुआ करते थे, उनका इस्तेमाल करा जाता था एक्सचेंज के लिए, है ना। आज भी आप देखते हो तो कई बार लोग कह देते हैं, जब किसी के ऊपर गुस्सा होता है, अरे तुम हो क्या, तुम 2 कौड़ी के इंसान हो। तो 2 कौड़ी का इंसान कहने का मतलब क्या है, वो यहीं से है कि भैया आज के समय पे कौड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, बट पहले हुआ करती थी। तो तुम आज के समय पे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने सुना है ऐसा किसी को बोलते हुए मूवीज में या कहीं पर, तो कमेंट्स में मुझे बताना। तो पहले के जमाने में कौड़ी, सी शेल्स वगैरह चला करते थे। क्या चला करते थे, कौड़ी चला करते थे, जिनको सी शेल्स भी बोला जाता था। समुद्र के अंदर से जो शंख निकलते हैं, शेल्स निकलते हैं, उनका इस्तेमाल एज अ एक्सचेंज में करा जाता था। फिर उसके बाद लोगों ने क्या करना शुरू करा, माइक्रोनेशिया के आसपास के इलाकों में राय स्टोन्स का इस्तेमाल करना शुरू करा। कई जगहों पर एस्टेक कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू करा। कई जगहों पर हम देखते हैं कि भैया रेड फेदर क्वाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू करा, खासतौर पर सोलोमन आइलैंड्स वाले रीजन में। तो जिन एरियाज में जो जो चीजें मिलती थी, वहां पर उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे कॉडी शेल्स की बात करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कि जब व्यापार होता था, ट्रेड होता था, तो हम देखते थे कि मालदीव्स के साथ या श्रीलंका के अंदर या चाइना के कुछ हिस्सों में हमें यह मिलता था। बट विद द टाइम अलग अलग चीजें लोगों ने इस्तेमाल करनी अलग अलग जगहों पर शुरू करी। फिर हम देखते हैं कि क्वाइंस हमें शुरुआत के अंदर आते हुए देखने को मिले। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने आप लोगों को पंच मार्क्ड क्वाइंस के बारे में बताया था। यस और नो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो हम क्या देखते हैं बच्चा कि क्वाइंस का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। जो उस टाइम पर राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे, अपने सिक्के निकालते थे। तो महापद्मानंद या मौर्यास के टाइम पर हम देखते हैं क्वाइंस को, है ना, पंचमार्क्ड क्वाइंस हम लोगों ने देखे। फिर क्या होने लगा कि प्रीशियस मेटल्स के अंदर इन क्वाइंस को निकाले जाने लगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो इससे पता लगता था कि कितना ज्यादा पैसा है किसी एम्पायर के पास। अगर खुद सोचो, किसी एम्पायर के अंदर सोने के सिक्के चल रहे हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, बहुत प्रॉस्परस है, बहुत सोना है उनके पास। या कहीं पर अगर सिल्वर का चल रहा है तो अच्छी बात है वो। तो क्वाइंस जो है उस टाइम की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में भी बताते थे। और ये जो क्वाइंस होते थे, इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें शर्पाज बोला जाता था। क्या बोला जाता था, शर्पनाज इनको बोला जाता था। और हम देखते हैं कि इन क्वाइंस के ऊपर अलग अलग सिंबल्स होते थे। इन क्वाइंस के ऊपर कहीं पर एनिमल्स बने होते थे, ट्रीज बने होते थे, देवी देवताओं की फोटो बनी होती थी, राजा की फोटो बनी होती थी, रानी की फोटो बनी होती थी। तो एक तरीके से ये जो क्वाइंस हैं, ये लोगों को मैसेज देते थे। भाई आज भी क्या है, आज भी अगर आप देखो तो हमारा जो ये करेंसी नोट है, इस नोट के ऊपर आपको ये एकदम बीच में सेंटर में गांधी जी देखने को मिल जाएंगे, है ना। और पीछे की तरफ अगर आप देखो तो पीछे आपको सांची स्तूप देखने को मिलेगा यहां पर 200 रुपए के नोट पर। और साथ ही साथ यहां पर नीचे आपको हमारा क्या, अशोका एम्बलम, जो हमारे देश का लैंड कैपिटल है, नेशनल एम्बलम, वो देखने को मिलेगा। सिमिलरली जब मैं 100 रुपए के नोट की बात करता हूं, तो 100 रुपए के नोट में मैं क्या देखता हूं बच्चा, कि रानी की वाव पीछे बनी हुई है, आगे यहां पर महात्मा गांधी बने हुए हैं, यहां पर हमारा नेशनल एम्बलम, लैंड कैपिटल बना हुआ है इधर। तो क्या है कि ये सब सिंबल्स आज से नहीं, पुराने समय से चलते आ रहे हैं। तो पहले जब क्वाइंस वगैरह होते थे, तो क्वाइंस पर भी चीजें बनी होती थी। फॉर एग्जांपल अगर हम चालुक्य डायनास्टी की बात करें, तो चालुक्यास के जो क्वाइंस होते थे, उस पर हमें वाराह अवतार देखने को मिलता था। तो भगवान विष्णु का जो वाराह अवतार है, उसकी फोटोज आपको बनी हुई देखने को मिलती हैं। या चोल क्वाइंस की बात करें तो चोलास के क्वाइंस के ऊपर हमें टाइगर बने हुए देखने को मिलते थे। तो ये जो राजा महाराजा होते थे, ये अपनी पावर दिखाते थे इन क्वाइंस के थ्रू, दिखाते थे कि कैसे ये क्वाइंस हमारे ट्रेड के लिए, हमारे किंगडम में हमें देखने को मिलते हैं। अब मान करके चलो कि किसी राजा महाराजा के क्वाइंस अलग अलग जगहों पर मिल रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है कि उसका अलग अलग जगहों पर व्यापार होता था, या उसका एम्पायर, उसका किंगडम इतना बड़ा था। तो
तो ये सारी चीजें हमें क्वाइंस से पता लगती हैं। जैसे क्या हुआ कि बहुत सारे रोमन क्वाइंस हमें इंडिया के कई हिस्सों में देखने को मिले, तमिलनाडु के आसपास के हिस्सों में, केरला के आसपास के हिस्सों में देखने को मिले। तो इससे क्या पता लगता है, रोमन्स के क्वाइंस इंडिया कैसे पहुंचे? उड़ के थोड़ी ना पहुंच गए कि चलो थोड़ा भारत की तरफ चलते हैं, घूम के आते हैं। नहीं, ये रोमन क्वाइंस इंडिया कैसे पहुंचे? क्योंकि व्यापार होता था, ट्रेड होता था। तो रोम से लोग बकायदा स्पेशल व्यापार करने इंडिया आते थे, भारत आते थे। तो ये सारी चीजें, क्वाइंस जो है हमें ये सारी चीजों के बारे में बताते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं, इकोनॉमी कितनी मजबूत थी, व्यापार कैसे होता था। तो ये सारी चीजों की जानकारी हमें जो है बच्चा क्वाइंस से देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, देखो ये चालुक्यास के क्वाइंस है, जिसमें एक तरफ आपको वाराह अवतार देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ आपको पेड़ बना हुआ देखने को मिलेगा। देन ये रोमन गोल्ड क्वाइंस है जो हमें कई जगहों से देखने को मिले। तो ये सारी की सारी बातें हमें इन क्वाइंस से देखने को मिलती है। फिर क्या हुआ, मॉडर्न क्वाइंस आए अंग्रेजों के टाइम पर, है ना। ये जो मॉडर्न क्वाइंस होते थे, ये सोने, चांदी, कॉपर इन सब के नहीं बने होते थे, ये बने होते थे एलॉयज के, आयरन के साथ क्रोमियम, सिलिकॉन, कार्बन, इन सबको मिक्स करके। और हम क्या देखते हैं कि अगर आप आज भी हमारे रुपया देखो तो उस पर हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिलता है इंडियन रुपया या इंडियन रूपी, ऐसा लिखा होता है। तो ये क्वाइंस के ऊपर आपको अलग अलग नेशनल इवेंट्स के ऊपर भी क्वाइंस देखने को मिलते हैं। जैसे मान करके चलो कि गांधी जी को 150 साल हो गए तो उसके एक क्वाइन निकाल दिया, हमारे भारत को आजाद हुए 50 साल हो गए थे तो एक क्वाइन तब निकाल दिया था। तो अलग अलग इवेंट्स को कमेमोरेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए भी भारत सरकार क्या करती है, स्पेशल क्वाइंस निकालती है। तो हम देखते हैं ना कभी मार्केट में क्या होता है कि लोग हमारे से 10 रुपए का क्वाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि नहीं नहीं ये वाला क्वाइन नहीं चलता। बट रियलिटी इज कि भारत सरकार ने ही 7-8 तरीके के 10 रुपए के क्वाइंस निकाले हुए हैं। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम क्वाइन लेकर के गए हो 10 रुपए का और दुकानदार ने कहा कि भैया नहीं लेंगे, ये वाला सिक्का खराब है, नकली है? बट ऐसा नहीं है। भारत सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा हुआ है, अलग अलग तरीके के क्वाइंस निकाले हुए हैं, जिसको अगर आपको चेक करना हो तो आप आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकते हो। तो अलग अलग इवेंट्स को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार स्पेशल क्वाइंस निकालती है। और हम देखते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम पर एक आना जो होता था वो 1/16 रुपी 1/16 होता था एक रुपए का, यानी कि एक रुपया के अंदर हमें 1/16 जो आना की वैल्यू होती थी, इस टाइप से हमें चीजें देखने को मिलती थी। और उसमें आप एक डजन यानी कि 12 केले खरीद सकते थे। बट आज देखो, अगर आपको 12 केले खरीदने हैं, एक डजन केले खरीदने हैं, तो लगभग आपको 50 से 60 रुपया पे करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि पहले पता क्या होता था, पहले इस तरीके से हमारा रुपीस का सिंबल था, पहले RS लिखते थे, फिर RE लिखना शुरू करें। तो पहले इंडियन रुपी को जो लिखा जाता था RS या RE के तौर पर लिखा जाता था। बट आज हम कैसे लिखते हैं, आज हम इस तरीके से लिखते हैं। हमने र बनाया और र के साथ 2 लाइंस बना दी। तो ये वाला जो इंडियन रुपी का आज सिंबल है, ये किसने 2010 में उदय कुमार जी ने डिजाइन करा था। देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर र लिखा और 2 स्ट्रिप्स जो हमारे नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करती हैं, वो 2 स्ट्रिप्स इसके ऊपर ऐसे मिल डाल दी। तो अगर आज आप ये देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप ध्यान से देखना इसको, आपको यहां पर ये इंडियन रुपी का सिंबल देखने को मिलेगा, दिख रहा है? तो ये देखो र बना हुआ है और 100 रुपया लिखा हुआ है। तो दिस इज द सिंबल नाउ। तो ये सारी चीजें हैं बच्चा, विद द टाइम चीजें इवॉल्व होती हुई हमें देखने को मिली, करेंसी हमें इवॉल्व होती हुई देखने को मिली। पहले सोने चांदी के सिक्के चला करते थे, फिर उसके बाद मॉडर्न क्वाइंस आए, पेपर करेंसी आई। तो ये धीरे धीरे करके जो है हमें यहां पर डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिला। और जब मैं पेपर करेंसी की बात करता हूं तो पेपर करेंसी की शुरुआत सबसे पहले चाइना के अंदर होती हुई हमें देखने को मिली थी। और फिर अंग्रेजों के समय पर लेट 18th सेंचुरी में ये इंडिया आया था। लेट 18th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1780s के आसपास ये भारत के अंदर हमें आता हुआ देखने को मिला था। उस टाइम पर जो बैंक ऑफ बंगाल या बैंक ऑफ बॉम्बे होता था, उन्होंने पेपर करेंसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा, अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करा। हम देखते हैं कि आज भी आपको जो बड़े डिनोमिनेशंस के नोट हैं, जैसे 10, 20, 50, 100, 500, ये हायर डिनोमिनेशंस के जो नोट हैं, करेंसी नोट्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी क्वाइंस आज भी चलते हैं, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, क्वाइंस आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जो स्मॉलर डिनोमिनेशंस हैं उसके क्वाइंस आज भी आपको देखने को मिलते हैं, और जो बड़े डिनोमिनेशंस हैं उसकी करेंसी पेपर नोट्स हमें देखने को मिलते हैं। और जब बात आती है मॉडर्न नोट्स की, तो ये जो हमारे मॉडर्न नोट्स हैं, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो 100 रुपए का नोट, ये क्या है बच्चा, ये एक तरीके से अगर आप देखो तो इसके ऊपर अलग अलग स्पेशल फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और इन करेंसी नोट्स को ऐसे डिजाइन करा जाता है कि जिस व्यक्ति को देखने में प्रॉब्लम है वो भी आइडेंटिफाई कर पाए कि कितने का नोट है भैया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखें तो इस तरीके से यहां पर ना साइड में लाइंस बनी होती हैं,
क्या बनी होती है, लाइंस बनी होती हैं, जिससे पता लग जाता है कि कितने का नोट है। फॉर से अभी मेरे हाथ में ये 100 रुपए का नोट है। इस 100 रुपए के नोट में अगर आप ये देखो तो ये 4 लाइन साइड में बनी हुई हैं, 4 लाइंस आर देयर। तो इसको कोई भी व्यक्ति जो अच्छे से नहीं देख पाता, वो ऐसे हाथ लगा करके देखेगा तो समझ जाएगा कि ये कितने का नोट है, 100 रुपए का नोट है। सिमिलरली वहीं जब मैं बात करता हूं किसकी बचा, 200 रुपए के नोट की, तो 200 रुपए के नोट में क्या है कि 4 लाइंस तो बनी हुई हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, बट इसके बीच में 2 डॉट्स भी हैं, और कोई इसको ऐसे हाथ लगा करके देखेगा तो वो समझ जाएगा। तो इन करेंसी नोट्स को ऐसे फीचर्स के साथ डिजाइन करा जाता है कि भैया क्या है कि कोई विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति भी है वो भी इसको समझ जाए। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, आरबीआई, भारत सरकार का बैंक भी जिसे कहते हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्या करता है, करेंसी नोट्स को इशू करता है। तो अगर आप यहां पर देखें तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 200 रुपए का नोट है, इस 200 रुपए के नोट के ऊपर ही लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि ये नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक करा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छापा है, और उसके नीचे छोटा छोटा लिखा होता है गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भैया भारत सरकार जो है, देखो लिखा हुआ है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक करा है और गारंटेड बाय भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी गारंटी करती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी गारंटी नहीं करेगी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अपने नुकसान के बारे में बताया कि मेरी माता जी ने 2-2 हजार रुपए के 3-4 नोट संभाल करके रखे हुए थे। तो ये सारी चीजें बच्चा हमें यहां पर देखने को मिलती हैं विद द टाइम। और जब हम मॉडर्न डेज की बात करते हैं, आज के समय की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम्स की बात करते हैं, तो हमने क्या देखा, डिजिटल मनी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे हमें क्या देखने को मिला, डिजिटल मनी भी देखने को मिला। अब क्या है, अब आज की डेट में कैश आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब लोग क्या है, क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके सीधा, कोई चाहे फल वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, कोई दुकानदार हो, हर जगह क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके, यूपीआई का इस्तेमाल करके आपकी मनी जो है आपके बैंक अकाउंट से सामने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट में चली जाती है। तो आज क्या होने लगा है, आज डिजिटल मनी का इस्तेमाल हम लोग करने लगे हैं, जब हमारे बैंक अकाउंट से सामने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा सीधा ट्रांसफर हो रहा है। और यूपीआई के अलावा, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखना, ये यूपीआई जो है, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है, और किसी देश में ये देखने को नहीं मिलती, ये भारत ने इन्वेंट करी थी। इसके अलावा क्या है, डेबिट कार्ड्स के थ्रू, जिसको हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में लोग पैसा भेजते हैं। बट सबसे ज्यादा जो आज की डेट में भारत में इस्तेमाल करा जाता है, दैट इज ऑफ यूपीआई। आप भी देखते होगे, आपके पेरेंट्स भी, आपके ब्रदर सिस्टर भी, आपके घर वाले भी इस तरीके से यूपीआई का इस्तेमाल करते होंगे। इसको स्कैन करके पेमेंट मत कर देना, इसके ऊपर पता चले भेज दिए भैया पैसे, कि दे दो 2 नारियल हमको, है ना। तो कुल मिलाकर के बच्चा ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, दैट इज फ्रॉम बार्टर टू मनी। तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि कैसे बार्टर सिस्टम से शुरुआत हुई, कैसे बार्टर सिस्टम की कमियां थी, प्रॉब्लम्स थी, क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, कैसे बार्टर सिस्टम व्यापार को, ट्रेड को मुश्किल बनाता था, और किस तरीके से मनी ने उन प्रॉब्लम्स को आकर के सॉल्व करा। मनी के फंक्शंस को हम लोगों ने देखा मनी कैसे इवॉल्व हुआ विद द टाइम। तो पहले कॉइन्स चलते थे, देन उसके बाद पेपर करेंसी आया, फिर डिजिटल पेमेंट्स आने लगी, और आज के डेट में प्रेजेंट टाइम्स पर हम यूपीआई को भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपके गौतम भैया ने आपको इस वीडियो के अंदर समझाई। आई होप आपको आज का चैप्टर में मजा आया होगा, चीजें समझ आई होंगी। अगर सारी की सारी चीजें क्लियर है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो लव यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर एवरीवन। अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना। बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।